तो हम लोगों का ये जो 22-23 पेज का एक सम्स का पूरा है, हम लोग इसमें सम्स कर रहे हैं फटाफट, तो आपका बहुत सारा सम डिस्कस हो जाएगा इसमें। तो एक पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड सम गुड्स इन द मंथ ऑफ फरवरी 2019 एंड द गुड्स वेयर क्लियर्ड फ्रॉम मुंबई पोर्ट फॉर वेयर हाउसिंग ऑन 8 फरवरी। पोर्ट से वेयर हाउस में गया 8 फरवरी को। एसेसेबल वैल्यू है $10,000। रेट ऑफ एक्सचेंज उस दिन $1 का 44 रुपीज़ है। द रेट ऑफ ड्यूटी ऑन दैट डेट वॉज 15%, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 15% है। गुड्स वेयर वेयर हाउस एट पुणे एंड वेयर क्लियर फ्रॉम पुणे वेयर हाउस ऑन 14 मार्च 2019। हम गुड्स को पुणे में जमा करवा दिया और वो पुणे वेयर हाउस से क्लियर हुआ 14 मार्च को। तो देखो इंडिया में मुंबई पोर्ट पे पहुंचा 8 फरवरी को, उस दिन वो वेयर हाउस में जमा हो गया और हम उसको पुणे वेयर हाउस से क्लियर करवा रहे हैं 14 मार्च 2019 को। व्हेन रेट ऑफ ड्यूटी इज 10%, और उस दिन रेट ऑफ ड्यूटी 10% है। एंड एक्सचेंज रेट वॉज फर्स्ट $45 रुपीज़, उस दिन डॉलर का एक्सचेंज रेट भी 45 रुपीज़ है। अब आपसे पूछा है कि बताओ व्हाट इज द ड्यूटी पेएबल बाय रिमूविंग द गुड्स फ्रॉम पुणे। पुणे से जिस दिन गुड्स रिमूव कर रहे हैं उस दिन हम कितना ड्यूटी पेमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन में एक बात लिखा है, द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल। इंपोर्ट के केस में क्या रूल पढ़ते हैं, यहाँ पे रूल लिखा है पहले, फिर नीचे सम सॉल्व किया। रूल क्या लिखा है, इन केस ऑफ गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और द ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑफ द वेसल विच एवर इज लेटर। अगर हम लोग गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर रहे हैं तो हम लोग जिस दिन क्या बोलते हैं प्रेजेंट कर रहे हैं बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए, या फिर एंट्री इनवर्ड जिस दिन अलाउड है विच एवर इज लेटर का डेट होता है। इन केस ऑफ गुड्स रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन के लिए जिस दिन बिल ऑफ एंट्री हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और रेट ऑफ एक्सचेंज लेने का नियम बड़ा सीधा है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे। तो बड़ा सीधा स्टोरी है, हम जिस दिन वेयर हाउस से क्लियर करवा रहे हैं गुड्स फॉर होम कंजम्पशन उस दिन का रेट मेरा ड्यूटी का रेट होगा। और डॉलर पाउंड का रेट कौन सा दिन का लेंगे, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हुआ है। तो होम कंजम्पशन के लिए हम कब गुड्स को क्लियर करवा रहे हैं, 14 मार्च 2019। 14 मार्च 2019 को हम होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा रहे हैं गुड्स। उस दिन रेट ऑफ ड्यूटी कितना है, 10%। और जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ उस दिन, या एंट्री इनवर्ड मिला उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी कितना है, 15%। तो कौन सा रेट लगेगा, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। तो विच एवर इज लेटर यानी 10% बाद वाला रेट। तो देखो रेट लिया है 10%, लेकिन डॉलर का रेट जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गया, बिल ऑफ एंट्री तो माल को अंदर आने के लिए फाइल होता है उस दिन डॉलर का रेट 44 रुपीज़ था। हम होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा रहे हैं उस दिन डॉलर का रेट 45 है, लेकिन हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डॉलर का रेट हम लेंगे जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ। तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ उस दिन 44 रुपीज़ है। और रेट लेंगे कस्टम ड्यूटी का जिस दिन वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हुआ, जिस दिन हम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर रहा हूँ होम कंजम्पशन के लिए। तो होम कंजम्पशन हम पुणे वेयर हाउस से निकाल के ले जा रहे हैं गुड्स 14 मार्च 2019 को। तो रेट होगा 10% और डॉलर का रेट होगा 44 रुपीज़। तो देखो पहले क्या किया, 10,000 रुपये का सामान था तो सोल्यूशन देखो, एसेसेबल वैल्यू निकाला पहले, $10,000 इंटू 44 रुपीज़, 4,40,000 का सामान है। बेसिक कस्टम ड्यूटी देखो 10% लगाया, तो 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाया 44,000, 4,84,000 का गुड हो गया। अब उस कस्टम ड्यूटी के ऊपर मेरा SWS लगेगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो 44,000 पे 10% सरचार्ज लगा, 4,400 रुपया। 44,000 के ऊपर 10%, ड्यूटी के ऊपर सरचार्ज लगता है हमेशा, तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज ड्यूटी के ऊपर लगा। तो मेरा गुड्स का वैल्यू हो गया 4,88,400, जिसमें कस्टम ड्यूटी हो गया 48,400 और 4,40,000 गुड्स का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2 में बोला है एन इम्पोर्टेड सर्टन गुड्स ऑफ एसेसेबल वैल्यू $1 lakh फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड द ड्यूटी पेएबल। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है और बोला है ड्यूटी पेएबल निकाल के बताओ।
देखो क्या क्या जानकारी दी है क्वेश्चन में। आपको दिया है डेट, एक्सचेंज रेट ऑफ आरबीआई। अब यहाँ पे एक अच्छा जानकारी सीखोगे आज। एक्सचेंज रेट ऑफ आरबीआई दिया है, एक्सचेंज रेट ऑफ सीबीआईडीटी दिया है डॉलर पाउंड का, और एक्सचेंज रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी दी है, रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी दिया है, सॉरी। तो पहले बोला डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग 27 जुलाई, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड 2 अगस्त, और बिल फॉर होम कंजम्पशन 9 दिसंबर। अब 27 जुलाई को रेट था आरबीआई के हिसाब से। पहला बात तो एक चीज सीख लो यहाँ पे, हमको आरबीआई का रेट से कोई मतलब नहीं है। हम सीबीआईडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीआईडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जो उस दिन डॉलर पाउंड का रेट बोलेगा हम उस रेट पे चलेंगे। हमको आरबीआई का रेट नहीं मालूम रहेगा हर समय, तो आरबीआई का रेट को इग्नोर करो। सीबीआईडीटी का जो रेट है हम लोग वो रेट लेंगे डॉलर पाउंड का, और कस्टम ड्यूटी का रेट तो हमको दिया हुआ है, हम डेट वाइज कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखो मेरा 27 जुलाई को माल आ गया, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल हो गया 27 जुलाई को, एंट्री इनवर्ड फाइल हुआ 2 अगस्त को, और डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल हुआ 9 दिसंबर को। तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाए डॉलर का रेट उसी दिन का ले लेते हैं। तो देखो 3 रेट था, 50, 53, 56 सीपीआईडीटी का, हम 50 लिए डॉलर का रेट। और रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी हम कौन सा लेंगे, विच एवर इज लेटर वाला, या फिर होम कंजम्पशन अगर है तो होम कंजम्पशन वाला। होम कंजम्पशन का रेट देखो 12% लिए। तो रूल वही जो लास्ट क्वेश्चन में पढ़े थे, एक्सचेंज रेट लिए बिल ऑफ एंट्री वाला जिस दिन पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ, और ड्यूटी का रेट लिए जिस दिन होम कंजम्पशन का फाइल हुआ, विच एवर इज लेटर। तो यहाँ पे डॉलर एसेसेबल वैल्यू था 1 लाख, एक्सचेंज रेट 50 रुपया, तो 50 लाख का सामान है। बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दिए 12% उसके ऊपर, तो 50 लाख का 12% 6 लाख रुपया। उसके ऊपर HWS 10% लगाया 6 लाख के ऊपर, मतलब ड्यूटी के ऊपर 10%, तो 6 लाख का 10% 60,000 रुपया, तो 56,60,000 रुपया मेरा गुड्स का वैल्यू हो गया। तो गाइस आप लोग देख रहे हो प्रैक्टिकल सम कैसा आएगा, ज़्यादा बड़ा चौड़ा कुछ नहीं है, आपको सिंपल लॉजिक पकड़ के चलना है। इसीलिए हम ये सारा सम्स का PDF बना दिए, ताकि ये 12, 15, 20 पन्ना में जितना सम्स है बस इन्हीं को ठीक से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स एक्सपोर्टेड सर्टेन गुड्स फ्रॉम एसेसेबल वैल्यू ₹2 लाख। देखो यहाँ रुपीज़ में वैल्यू दे दी है, वेरी गुड, झमेला खत्म हो गया डॉलर पाउंड का। ये लोग क्या किए, अच्छा एक्सपोर्ट किया, सॉरी एक्सपोर्ट किया तो रुपीज़ सिस्टम में देगा, हमको उल्टा डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ एक्सपोर्ट दिया है मेरे को 2 लाख रुपया, 2 लाख का गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर। हमको डेट ऑफ शिपिंग बिल दिया है, डेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया है। डेट ऑफ शिपिंग बिल दिया है 27 जुलाई का, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था हमको 22 अगस्त को, मतलब हम शिपिंग डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया था 27 जुलाई को, हमको एक्सपोर्ट करने का फाइनल परमिशन मिला 22 अगस्त को। उस दिन आरबीआई का एक्सचेंज रेट है 65, 67, और एक्सचेंज रेट सीबीआईडीटी का 60 और 62। हमको सीबीआईडीटी का रेट से मतलब है, हमको आरबीआई का रेट से कोई मतलब नहीं है। और शिप एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन हम शिपिंग बिल फाइल किए उस दिन का एक्सचेंज रेट से हमको मतलब है। एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन हम जिस दिन हम शिपिंग बिल फाइल किए मेरे को उस दिन का रेट से मतलब है। तो देखो 60 रुपये एक्सचेंज रेट लिया। और टैक्स कौन सा रेट का लेंगे, विच एवर इज लेटर, शिपिंग बिल और डेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर विच एवर इज लेटर। सॉरी इसमें तो झमेला ही नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला डेट का रेट लेंगे हम। तो यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू 2 लाख था, एक्सचेंज रेट 60, तो हम कन्वर्ट किए, मतलब 12 लाख का वैल्यू हो रहा है, 12 लाख गुड्स का वैल्यू हो रहा है। ऐड बेसिक कस्टम ड्यूटी 12 लाख का 10%, 1,20,000। HWS नहीं लगता एक्सपोर्ट के ऊपर, देखो कितना बढ़िया काम किए हम लोग, ये ब्लेंडर कर सकते थे। इंपोर्ट के ऊपर लगता है खाली HWS, एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं। तो एक्सपोर्ट के ऊपर HWS नील कर दिया। मेरा टोटल वैल्यू 13,20,000 रुपया हुआ, जिसमें 1,20,000 कस्टम ड्यूटी है, बाकी 12 लाख मेरा गुड्स का वैल्यू है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो बोल सकते हो अब तक। एक छोटा क्वेश्चन दिया है,
शिपिंग बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट वॉज प्रेजेंटेड टू कस्टम अथॉरिटी ऑन March 8. कस्टम अथॉरिटी ग्रांटेड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑन 11 मार्च. हम 8 मार्च को शिपिंग बिल फाइल किया है, हमको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है 11 मार्च को. द लोडिंग ऑफ द गुड्स इन द शिप वॉज कमेंस्ड ऑन 17 मार्च. और मेरा गुड्स का शिप अल्टीमेटली ट्रैवल करना, लोडिंग करना चालू हुआ 17 मार्च को. तो हम शिपिंग बिल फाइल किया मार्च 8 को, मेरे को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला 11 मार्च को, और मेरा शिप में लोडिंग कमेंस हुआ 17 मार्च को. ये तीनों डेट याद रखना. अब क्या हुआ, अ नोटिफिकेशन वॉज इशूड अंडर द कस्टम एक्ट 1962 एग्जम्प्टिंग एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम कस्टम ड्यूटी ऑन 17 मार्च. 17 मार्च को एक नया ऑर्डर पास हुआ है कस्टम ड्यूटी का, जिसमें इस टाइप का गुड्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया एक्सपोर्ट पे, मतलब कोई ड्यूटी लगना ही नहीं चाहिए. बिल पास हुआ 17 मार्च को, जिस दिन मेरा लोडिंग स्टार्ट हो गया. शिपिंग बिल हम फाइल कर चुका है मार्च 8 को, मेरे को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया था 11 मार्च को. 17 मार्च को लोडिंग चालू हुआ, उसी दिन एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट इशू किया और बोला इस टाइप का एक्सपोर्ट को हम लोग एग्जम्प्टेड कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं लगेगा. द एसएससी कंटेंडेड that since the loading of the goods in the ship has commenced on 17 March, the export consignment is eligible for the benefit of exemption. अब एसएससी यानी तुम बोल रहे हो डिपार्टमेंट को कि मेरा शिप जिस दिन माल लोडिंग स्टार्ट हुआ था उसी दिन हमको ये ऑर्डर मिल गया था, तो मेरा गुड्स को भी एग्जम्पशन मिलना चाहिए. अब बोला डिस्कस विथ रीजन वेदर द एसएससी कंटेंशन इज टेनेबल इन लॉ और नॉट. आप लोग बोलो, चलो एसएससी का बात करेक्ट माने. वो बोल रहा है जिस दिन लोडिंग स्टार्ट हुआ उस दिन मेरे को गवर्नमेंट परमिशन दे दिया कि ये एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड है, तो हमको भी ये एग्जम्पशन का फ़ायदा मिलना चाहिए. बोलो एसएससी का बात माने कि नहीं माने? नहीं. क्यों नहीं माने? नहीं. क्यों नहीं माने, वही तो रीज़न भी दो. सर ऑर्डर तो पहले ही ऑर्डर हो गया. ऑर्डर तो पहले ही हो गया. यस, सही है. तो देखो यहाँ पे आंसर क्या लिखा. According to Section 16 of Custom Act 1962, the rate of duty and tariff valuation in case of export good is the date when the proper officer makes an order. वो ऑर्डर वाला ना, एक्सपोर्ट ऑर्डर लेट इट गो वाला, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर 11 मार्च को ही पास हो गया. वो एक बार एक्सपोर्ट ऑर्डर पास हो गया, आप कस्टम ड्यूटी के लिए एलिजिबल हो गए. तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इज द डेट व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट इज डन ऑन सब्सिक्वेंट डेट. तो सब्सिक्वेंट चेंजेस आफ्टर सच ऑर्डर फॉर क्लियरेंस इज नॉट मटेरियल. तो ये ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है. हेंस द एसएससी इज नॉट एंटाइटल्ड टू सीक एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटी. एक्सपोर्ट ऑर्डर का ही रेट हम लोग लेते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला डेट का रेट लेते हैं हम लोग. तो एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला डेट का रेट वो फिक्स हो चुका, हमको उतना देना पड़ेगा. उस दिन एग्जम्पशन नहीं था. आप लोग करेक्ट हो. नेक्स्ट पे आते हैं, एक और क्वेश्चन. आप लोग है ना, एक चीज़ पढ़े थे हम लोग कि कंबाइंड गुड्स अगर एक साथ लाते हैं तो कौन से वाले गुड्स का रेट लगेगा. अगर कोई गुड्स हम कॉम्बिनेशन में लाते हैं तो कौन से वाले गुड्स का रेट लगेगा. हायर रेट वाला, हाई रेट वाला. हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप एक नया चीज़ देखोगे अभी. हाउ द रेट ड्यूटी शेल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग केस. मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए बाई एयर. $5,000 का मशीन लाए हैं, रेट ऑफ ड्यूटी 12% है, और साथ में कुछ कंपलसरी एसेसरीज अलग से लेके आए हैं. $1,000 का 14% रेट ऑफ ड्यूटी है. तो यहाँ पर कौन सा वाला रेट लगेगा, 12 की 14? दोनों लगेगा अलग अलग, क्योंकि दोनों गुड्स अलग अलग वैल्यू में दिखा रहा है. अगर कंबाइंड होता तब हायर लगाते ना बेटा. आपको दोनों का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, मतलब दोनों का अलग अलग बिल रहा होगा. तो दोनों का अगर अलग अलग बिल है बेटा, तो आप कैसे कंबाइंड रेट लगा सकते हो. ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे नोट में. सही है, वैसे आपका लॉजिक करेक्ट गया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन रखा था. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं एसेसेबल वैल्यू पहले दोनों का अलग अलग लिखा, 1000 और 5000. मशीन का अलग, एसेसरीज का अलग. रेट ऑफ ड्यूटी उस दिन बोला, एक्सचेंज रेट उस दिन 52 रुपये है, तो दोनों को 52 से मल्टीप्लाई किया तो एक का हो गया 52,000, एक का हो गया 2,60,000. अब देखो HWS को मिला के लगा दिया ये लोग. तो यहाँ पर देखो एसेसरीज के ऊपर 14 प्लस 10% मतलब 15.4, और मशीनरी के ऊपर 12 प्लस 10% मतलब 13.2. अलग अलग ड्यूटी लगाया. देखो नीचे नोट क्या लिखा,
since the price of SSC is not included in the price of machinery, therefore charge separately. हमको सेपरेट प्राइस पता है, सेपरेट रेट पता है, तो फिर हम अलग से आराम से ड्यूटी लगा सकते हैं. ये बहुत काम का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देता है वो लोग. नेक्स्ट पे आते हैं. अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि इसमें नॉर्मली आप कर लोगे. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, बट इसमें एक अच्छा चीज़ आप लोग देखोगे, प्रेजेंटेशन का तरीका. बहुत काम का चीज़ है ये प्रेजेंटेशन का तरीका. यहाँ पे बताया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट ड्यूटी पेएबल. एसेसेबल वैल्यू बता रहा है 1 लाख रुपया. रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी बता रहा है 10%. और याद है CVD पढ़े थे, रेट ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी ACD या CVD इन लिeu ऑफ IGST. हम बोले थे ना GST के अगेंस्ट में लगता है ये. इंडिया में गुड्स पे GST लग जाता है, फॉरेन से गुड्स जो आता है उस पर GST अलग से लगता नहीं है. तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग से बेसिक कस्टम ड्यूटी ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दिया, 18% GST का रेट लगा दिया. तो एक गुड्स है जिसका एसेसेबल वैल्यू 1 लाख है, जिस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, और CVD या एडिशनल कस्टम ड्यूटी सेक्शन 37 18% है. अब देखो क्या किया है लोग इसका सोल्यूशन. देखो प्रेजेंटेशन कितना सुंदर किया. एक बनाया डिटेल, एक बनाया एक अमाउंट, एक कॉलम बनाया. देखो ITC, उसका बात लास्ट में करेंगे, पहले नॉर्मल सम्स देख लेते हैं. 1 लाख मेरा गुड्स का वैल्यू है, 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाया, 1,10,000 हो गया. 10% HWS लगाया, 1,10,000 का 10%, सॉरी 10,000 का 10%, मतलब 1,000 मेरा HWS हो गया, 1,11,000 गुड्स का वैल्यू हो गया. अब देखो 18% लगाया किसके ऊपर, 1,11,000 के ऊपर, तो 19,980 मेरा IGST हो गया, जिसको तो आप बोल सकते हो CVD. तो यानी अल्टीमेट वैल्यू मेरे लिए पड़ा 1,30,980. अब मज़ेदार खेल देखो लोग, सेपरेट कॉलम में क्या किया. आपको बताया आप कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी दे रहे हो 10,000 रुपया, आप HWS दे रहे हो 1,000 रुपया, और IGST जो आप दे रहे हो वो बाद में आप इनपुट क्लेम कर पाओगे ना. याद है GST पढ़ते वक्त पढ़े थे, अगर हम कुछ ड्यूटी दे कर आए हैं वो मेरा इनपुट ड्यूटी है, तो हमको उसका आगे क्लेम करने मिलेगा ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो देखो इसको सेपरेटली लिख दिया कि तुम अभी 30,980 रुपया जमा दे रहे हो, लेकिन 19,980 का तुम ITC क्लेम कर सकते हो. जब तुम इसको बेचोगे आगे, तुम्हारा आउटपुट IGST लगेगा, तुम वहाँ पर इस इनपुट IGST को एडजस्ट कर सकते हो. ये एक अलग, आपको मालूम था ये चीज़, आपको ये दिखाने का वैसे कोई ज़रूरत नहीं था. जब आप बात करते हो कस्टम ड्यूटी चैप्टर का, आप नॉर्मली ये तो बड़ा आसानी से कर देते. 1 लाख पे 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी मारते, फिर जो 10,000 आया बेसिक कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर 10% HWS मारते, तो 1,11,000 जो है उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी ये IGST मारते, CVD सेक्शन 37. तो आपका 1,30,980 बड़ा इजीली आ जाता, और आपको इतना ही करके आना था. बट ये लोग देखो कितना एक्स्ट्रा काम किया. खाली एक ये 19,980 जो हम IGST के रूप में देकर आए हैं, ये लोग बोल रहे हैं इसको हम आगे क्लेम कर सकते हैं ITC के रूप में. ये प्रेजेंटेशन का बात हम कर रहा था, एक्स्ट्रा चीज़ दिखाना. ये आप नहीं भी दिखाते कोई गलती नहीं था, बट फिर भी दिखाना चाहिए. कोई क्वेरी नहीं तो हम नेक्स्ट सब में मूव कर रहे हैं. चलो ठीक है, हम मूव कर रहे हैं. फिर सेम टाइप का क्वेश्चन गाइस, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात हुआ. नहीं इसमें नहीं हुआ एक्स्ट्रा बात, ये वही है, सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाफट. एसेसेबल वैल्यू वही 1 लाख. रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी मेरे को बता रहा है 10%. रेट ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी मेरे को बता रहा है 18%. सच गुड्स आर सोल्ड इन कस्टम वेयर हाउस फॉर 1.5 लाख. हमको इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या कि हम जो गुड्स मंगवाए वो कस्टम वेयर हाउस में क्या रेट पे बिकते हैं? बोलो, हमको इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या कि जो गुड्स हम लेकर आए वो कस्टम वेयर हाउस में क्या रेट पे बिकता है? नहीं पढ़ना चाहिए. वेरी गुड. तो ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, ये झांसा दिया है आपको, ब्लफ किया है आपके साथ. ये 1.5 लाख का कोई मतलब नहीं था. एक जगह मतलब है, बात करेंगे उसका. एक जगह खाली मतलब है, उसका बात करेंगे. तो पहले आज नॉर्मल सम पे आते हैं. तो देखो 1 लाख हम एसेसेबल वैल्यू लिखा, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, 10,000 लगाया, 1,10,000. HWS लगाया 10,000 पे 10%, 1,11,000. अब देखो मज़ेदार खेल, फर्क कहाँ पड़ा? वो जो सेक्शन 37 का CVD लगाओगे IGST के लिए, वो लगेगा आपका एसेसेबल वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू
विच एवर इज हायर पे। यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखो 18% आपका जो लगेगा IGST सेक्शन 37 CVD के नाम पे, उसको किस वैल्यू पे लगाएंगे, तो 1,11,000 या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज हायर पे। मार्केट में जिस दाम पे बिक रहा है गुड्स, उस दाम पे IGST लगेगा। तो ये गुड्स कस्टम वेयर हाउस में अगर 1.5 लाख में बिक रहा है तो डिपार्टमेंट बोलेगा आप क्या दाम में बेच रहे हो, हमको मतलब नहीं है, हम 1.5 लाख के ऊपर IGST लेंगे। बाकी सब देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी, HWS सब आपका परचेस प्राइस पे लगा, लेकिन सेक्शन 37 मार्केट वैल्यू और आपका एसेसेबल वैल्यू विच एवर इज हायर पे लगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखना। तो 27,000 आ गया, 1,38,000 मेरा गुड्स का वैल्यू बन गया। और देखो 27,000 को सेपरेटली लिख भी दिया कि आप इसको इनपुट टैक्स भी क्लेम कर सकते हो अगर आप इसको आगे बेचते हो तो, या फिर ये गुड्स नहीं बेचते हो, कोई और गुड्स बेचते हो आप अपने घर में लाके, अपने बिजनेस में लाके, तो वहाँ पे इसका इनपुट क्लेम कर लेना। तो IGST आपको क्लेम करने का मौका देता है। देखो ये सेपरेट प्रेजेंटेशन है। तब तक हम लोग दो नया बात सीखे, IGST को सेपरेटली दिखाना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल के अलग से लिख देना चाहिए नोट में। आप सब में मत लिखो, आप नीचे नोट में लिख दो, बात एक ही होगा। और IGST हमेशा लगेगा आपका एसेसेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर पे, वेयर हाउस का वैल्यू विच एवर इज हायर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेसेबल वैल्यू दिया आपको 1 लाख, बेसिक कस्टम ड्यूटी 12%, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 28%, सेक्शन 37 का। और एक चीज देखो, सेक्शन 39 का कंपनसेशन सेस, याद है GST कंपनसेशन सेस पढ़ते थे हम लोग, HWS तो एक अलग सेस है, एक पढ़ते थे ना GST में भी कंपनसेशन सेस, तो देखो वो भी लगा रहा है आपके ऊपर यहाँ पे इस सम में। तो आपको बोल रहे हैं एसेसेबल वैल्यू 1 लाख है, मेरे को बेसिक कस्टम ड्यूटी देना है 12%, एडिशनल कस्टम ड्यूटी यानी IGST 28% है मेरा गुड्स के ऊपर, और एडिशनल कस्टम ड्यूटी 39 यानी कंपनसेशन सेस का अलग से 15% है, और HWS तो है ही 10%। अब आपको बोला कस्टम ड्यूटी बताओ कितना लगेगा और मेरे इंपोर्टेड गुड्स का कॉस्ट क्या हो रहा है वो बताओ। तो देखो पहले एसेसेबल वैल्यू लिखा है 1 लाख, बेसिक कस्टम ड्यूटी नॉर्मली 12% लगा दिया, 12,000, 1,12,000 आ गया। HWS 10% लगा दिया, 1,200 रुपया, 1,12,000, 1,13,200 हो गया। अब देखो 28% लगाया 1,13,200 पे सेक्शन 37, और फिर 1,13,200 पे ही सेक्शन 39 भी लगा दिया। सो सेक्शन 37 और 39 दोनों लगेगा आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी और HWS ऐड होने के बाद जो वैल्यू आया। यहाँ मार्केट वैल्यू दिया नहीं है आपको, तो आपको जो दिया है आप उसी पे लगाओगे। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी और HWS लगने के बाद जो वैल्यू आया उस वैल्यू के ऊपर 28% चार्ज हुआ, उसी वैल्यू के ऊपर 15% चार्ज हुआ अलग से। मेरा कॉस्ट बन गया 1,61,876, जिसमें से 61,876 मेरा कस्टम ड्यूटी है। आपको बोला था दोनों वैल्यू सेपरेट सेपरेट दिखाइए, आपको बोला था फाइंड द कस्टम ड्यूटी पेएबल एंड द कॉस्ट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, आप दोनों सेपरेट सेपरेट दिखा दिए। तो ये था ये वाला सम्स। अब दो थ्योरी है छोटा छोटा, उसमें से पूछना था, बोलो। GST में अपने जो करते हैं ना कि कंपनसेशन सेस के जो बात कहते हैं कि कुछ अगर मतलब स्टेट गवर्नमेंट का अगर कुछ नहीं हो पाता, लॉस वगैरह होता है उसमें, तो कंपनसेशन सेस लगा के कवर करके देगा सेंटर। तो यहाँ पे कंपनसेशन सेस का वही लॉजिक है एकदम। कंपनसेशन सेस तभी लगाया जा रहा है आपके गुड्स के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि वही गुड्स अगर इंडिया में बिकता तो कंपनसेशन सेस लगता, तो फिर फॉरेन से आ रहे तो उस पर भी लगाओ ताकि इक्वल रहे। तुम फॉरेन से मंगवा रहे, तुमको एडवांटेज मिल रहा है कि तुम्हारे पे कंपनसेशन सेस नहीं लगे, और वही गुड्स इंडिया में बन रहे हैं जिस पे गवर्नमेंट कंपनसेशन सेस ठोक के रखा है, तो फिर तुम्हारा गुड्स को तो एडवांटेज हो जाएगा ना। हर बार जो फॉरेन से आएगा उसका तो वैल्यू कम हो जाएगा, तो उसका वैल्यू कम होगा तो उसका माल बिकेगा धड़ाधड़। तब तो सबको यही बोलेगा हम इंडिया से क्यों ले, हम फॉरेन से मंगवा लेते हैं। हाँ, तो इसीलिए गवर्नमेंट बोला नहीं, हम इक्वल स्टैंडर्ड देना चाहते हैं। तो इंडिया में जो जो GST के नाम पे तुम्हारे ऊपर इंडिया में जो जो लग रहा है, हम वो लगाएंगे उस गुड्स के ऊपर जो अगर सेम गुड्स फॉरेन से आ रहे हैं तो, ताकि हम दोनों को एक लड़ने का कम्पिटिटिव वर्ल्ड में लड़ने का एक बराबरी का मौका दें। बस लॉजिक यही है ये IGST लगाने का या कंपनसेशन सेस लगाने का।
इसीलिए देखो तुमको हर क्वेश्चन में कंपनसेशन सेस लगाने नहीं बोला, इस क्वेश्चन में मेंशन किया तभी लगा, मतलब ये तुम्हारा पर्टिकुलर गुड्स होगा जिस पे लगता होगा। ठीक है। अब दो छोटा छोटा बात है थ्योरेटिकल वे में, लेकिन ये आता बहुत बार है। सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी का डिफरेंस बिटवीन। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगता है? जब ये लगता है कि सामने वाला कंट्री अपने गुड्स को जानबूझ के सब्सिडी दे रहा है ताकि उसका कूड़ा इंडिया में डंप किया जा सके, वहाँ बिक नहीं रहा तो इंडिया में डंप कर दो। लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिया में माल आ रहे हैं और उसके कारण इंजरी हो रहे हैं। तो ये दो ड्यूटी अलग अलग है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन में क्या लिखा, एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री और टेरिटरी इन इंडिया एट लेस देन नॉर्मल वैल्यू। वो जानबूझ के लेस देन नॉर्मल वैल्यू पे सिर्फ इंडिया में भेज रहे हैं, बाकी कंट्री में नहीं। यानी इंडिया में अपना गुड्स को डंप करना चाहते हैं, बाकी कंट्री के मुकाबले आपके कंट्री में लेस देन नॉर्मल वैल्यू वो गुड्स भेज रहे हैं। सेफगार्ड ड्यूटी में क्या लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटी फॉर एन आर्टिकल इज इंपोर्टेड इन इंडिया इन इंक्रीज्ड क्वांटिटी विच कॉज सीरियस इंजरी टू द डोमेस्टिक मार्केट। अच्छा, एंटी डंपिंग ड्यूटी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट टू योर कंट्री। बाकी कंट्री में वो किस वैल्यू पे एक्सपोर्ट कर रहा है और आपकी कंट्री में क्या वैल्यू पे एक्सपोर्ट कर रहा है। सेफगार्ड ड्यूटी का ऐसा कोई लिमिट कैलकुलेशन नहीं है, वो गवर्नमेंट का अपने एक अंदाजा पे होता है। इफेक्टिव पीरियड क्या है, 5 साल। इसका इफेक्टिव पीरियड क्या है, 4 साल प्लस 6 साल। इसका 5 + 5 है, उसका 4 + 6 है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का 5 + 5 है, जबकि सेफगार्ड ड्यूटी का 4 + 6 है। पहले 4 साल के लिए लगाता है, फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव है एंटी डंपिंग के ऊपर। आज लगा रहे एंटी डंपिंग ड्यूटी तो पिछला 90 दिन में भी जो माल है उस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी पीछे के लिए नहीं लगता, अब सिर्फ आने वाले टाइम के लिए लगेगा। तो ये कुछ डिफरेंस था जो एग्जाम में पूछता है। और ये एक हम चार्ट दिया आपको कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, उसका बेसिक क्या है और उसके ऊपर क्या क्या एप्लीकेबल है। तो देखो पहले हम लिखा सेक्शन, तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी का सेक्शन 6 और 7 है, सेफगार्ड ड्यूटी का सेक्शन 8 है, एंटी सब्सिडी ड्यूटी का 9 है, एंटी डंपिंग ड्यूटी का 9A है। कौन इम्पोज कर सकता है, सबका सब सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करता है। कौन रेकमेंड करता है, जनरली प्रोटेक्टिव ड्यूटी टैरिफ कमीशन रेकमेंड करता है, बाकी कोई रेकमेंड नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टिगेट करके देखता है। कौन अप्रूव करता है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी खाली पार्लियामेंट से अप्रूवल का दरकार है, बाकी ड्यूटी को पार्लियामेंट से अप्रूवल का दरकार नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाने का, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का टू सेफगार्ड द इंक्रीज इंपोर्ट, ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है तो उसको सेफगार्ड देने के लिए। एंटी सब्सिडी, दूसरा देश अपने गुड्स को जानबूझ के सब्सिडी दे रहा है सिर्फ इंडिया में माल भेजने के लिए, तब फिर एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा दिया जाता है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी जब लगता है कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारे देश में सस्ता बेचा जा रहा है ताकि हमारे यहाँ कूड़ा की तरह डंप किया जा सके उसको, तो उसको रोकने के लिए। कौन सा ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी का पार्ट माना जाता है, देखो प्रोटेक्टिव ड्यूटी को जनरली बेसिक कस्टम ड्यूटी का पार्ट माना जाता है, बाकी तीनों को नहीं। HWS सिर्फ प्रोटेक्टिव ड्यूटी पे लगता है, बाकी तीनों पे नहीं। ड्यूरेशन, प्रोटेक्टिव ड्यूटी का ड्यूरेशन इंडियन पार्लियामेंट में जो बिल पास होता है उसमें डिसाइड होता है, जबकि सेफगार्ड ड्यूटी 4 साल + 6 साल, बाकी दोनों 5 साल + 5 साल। प्रोविजनल ड्यूटी, प्रोटेक्टिव में प्रोविजनल बेसिस पे नहीं लगता, जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक नहीं लगा सकते, लेकिन बाकी तीनों ड्यूटी आप प्रोविजनल बेसिस पे लगा सकते हो जब आपका चेकिंग चल रहा है तो। रिट्रोस्पेक्टिव सिर्फ लास्ट दोनों में है, मतलब एंटी सब्सिडी और डंपिंग में रिट्रोस्पेक्टिव है, बाकी दोनों में नहीं है। बैक इफेक्ट वही नहीं, कितना दिन का, तो दोनों में 90 दिन का है, और पहला वाला दोनों में तो रिट्रोस्पेक्टिव है ही नहीं, तो वही तो बैक इफेक्ट का डेट कहाँ से आएगा। और मैक्सिमम ड्यूटी कितना लगा सकते हो, पहला दोनों में कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, गवर्नमेंट को जो समझ में आए वो लगाएगा। लेकिन एंटी सब्सिडी में जितना सब्सिडी मिल रहा है, एंटी डंपिंग में जितना वो डिफरेंस आ रहा है नॉर्मल वैल्यू और हमारे कंट्री का वैल्यू में। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है क्या इंक्रीज डिक्रीज करने का, यस, चारों में पावर है इंक्रीज डिक्रीज करने का। तो ये कुछ एक डिफरेंस बिटवीन है। कुछ स्पेशल पॉइंट बोला है, इफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव विद इन 6 मंथ द ड्यूटी शेल बी वेकेटेड प्रोस्पेक्टिव, मतलब ये जो क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटी अगर पार्लियामेंट में 6 महीने में पास ना हो पाए तो इसको वापस लेना पड़ता है। नो सेफगार्ड ड्यूटी इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम कंट्री। अच्छा, इसमें क्या है, सेफगार्ड ड्यूटी में डेवलपिंग कंट्री से आप नहीं लगा सकते। अगर आपका मार्जिन ऑफ इंपोर्ट कोई पर्टिकुलर एक कंट्री से 3% और सारा मिला के 9% से कम है तो, मतलब कब कब नहीं लगा सकते वो पढ़ रहे हैं।
अच्छा, ये सब्सिडी ड्यूटी कब नहीं लगा सकते? अगर कोई रिसर्च पर्पस के लिए उसको सब्सिडी मिल रहा है, वो अच्छा एक्सपोर्ट किया अपने देश में इसलिए सब्सिडी मिल रहा है, रीजनल डिसएडवांटेजेस में माल भेज रहा है इसलिए सब्सिडी मिल रहा है। मतलब कुल मिला के ये आपको बता रहा है एक्सेप्शन, जो अपने नोट्स में भी पढ़े हैं। तो ये सब कुछ एक रीज़न था कब लगा सकते हैं कब नहीं। आज यहीं पे रोक रहे हैं हम।